जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि सभी प्यारे साथी एकदम बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, कल हमने मोशन के बारे में देखा था कि मोशन कौन कौन से होते थे और क्या क्या होते थे। इसके बाद का अगर आप टॉपिक देखते हैं, मोशन के बाद का अगर आप टॉपिक देखते हैं, तो आपका सेकंड पार्ट जो निकल कर आता है वो आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। और बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चे। अगर मैं एमआर के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा तो नेवी एमआर में आप ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के क्वेश्चन देखने को ना मिले हों। तो सभी प्यारे साथी, हाँ जी, मनीष जी, यश जी, संजीव जी, अभिषेक जी, सभी प्यारे साथियों को राम राम भैया, जय श्री राधे, जय महाकाल। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और एकदम बेहतरीन रूप से। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चे, एकदम आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम बेहतर रूप से आपको चीजें देखने को मिलती हैं। हाँ, सौरभ कुशवाहा जी, आप सभी को पता है कि टाइमिंग आपकी 5 बजे रहती है, तो आप सभी प्यारे बच्चे तैयार रहिए। 2-3 मिनट आगे पीछे चलता रहता है, ये सब कहानी चलती रहती है। ठीक है भैया, हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम एमसीक्यू क्वेश्चंस भी कराएंगे। हाँ जी, अभिषेक यादव जी भैया, अगर आप देखेंगे ना तो मेरे प्यारे बच्चे, हाँ बिल्कुल जीरो से आपको चीजें देखने को मिल रही हैं। हाँ जी, अगर आप देखेंगे भाई, मैं बहुत सारे क्वेश्चन लाया हूं आपके, पर वो आपके तभी कराऊंगा, पहले आपको चीजें समझनी पड़ेंगी। चलो, न्यूटन के गति के नियम के बारे में अगर आपसे बात करी जाएगी तो इसमें सबसे पहला जो आपके सामने वर्ड निकल कर आता है, इसका नाम होता है इनर्शिया। मेरे भाई जरा बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसका नाम है मेरे प्यारे बच्चे इनर्शिया। इनर्शिया होता क्या है मेरे प्यारे बच्चे? हाँ जी, बिल्कुल मेरे भाई अभिषेक यादव जी, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, है ना। मैं आपसे वादा करता हूं मेरे प्यारे बच्चे, हाँ जी, आपको हर एक चीज जब आप एग्जाम में बैठेंगे ना तब आपको रियलाइज होगा। अभी आप रियलाइज नहीं कर पाएंगे चीजों को। एक बच्चा अभी चीजों को रियलाइज नहीं कर सकता है, वो सिर्फ इस बात को रियलाइज कर सकता है कि किस तरीके से चीजें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है भाई, चलिए, हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चे, जरा ध्यान से सुनिएगा। इनर्शिया, इनर्शिया का मतलब क्या होता है? सबसे पहले न्यूटन नाम के साइंटिस्ट ने, इन्होंने कहा कि सर संसार में अगर कोई वस्तु आपकी रेस्ट पर है, कौन सी अवस्था पर है मेरे प्यारे बच्चे, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई भी वस्तु आपकी विराम अवस्था में है या आपके सामने क्या कर रही है, मूव कर रही है, एक समान गति में है। किसमें है मेरे प्यारे बच्चे? एक समान गति की अवस्था में है, तो आप बोलेंगे ये आपकी इसी अवस्था में रहना चाहती है। भाई सिंपल सी बात है, जरा ध्यान से सुनते हुए चलेंगे। हाँ जी, इसी को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, अभी उस पर भी आएंगे। पहले मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। इनर्शिया किसी भी वस्तु का वह गुण होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा और लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, आराम से लेकर चलेंगे एक एक पॉइंट को। हर एक पॉइंट आपके सामने बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे मेरे भाई। हाँ जी, अगर मैं आपसे यह कहता हूं सर इनर्शिया किसी वस्तु का वह गुण होता है, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण होता है जो अपने अंदर होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। किसका विरोध करता है मेरे भाई? परिवर्तन का विरोध करता है। क्या मेरी बात क्लियर है? यस और नो? मतलब क्या है?
अगर कोई वस्तु आपकी रेस्ट पर है, विराम पर है, तो ये विराम पर ही रहना चाहेगी। अगर कोई वस्तु आपकी एक समान रूप से गतिमान है, तो वो एक समान रूप से ही गतिमान रहना चाहेगी, जब तक उस पर क्या ना लगा दिया जाए, बाह्य बल ना लगा दिया जाए। यानी कि आप कह सकते हैं, है ना, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट। लिखिए मेरे प्यारे बच्चे, इट इज द, मैं भी आपको एमसीक्यू कराऊंगा, पर आपको जरा ध्यान से सुनना है, पहले मेरी बात को सुनिए। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना, विच ट्राई टू अपोज द चेंज इन इट, अपोज द चेंज इन इट्स। मतलब क्या है, आप बोलेंगे जड़त्व किसी भी वस्तु का वह गुण होता है जो उसमें परिवर्तन होने वाले, उसके अंदर में परिवर्तन होने वाले का क्या करता है, विरोध करता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। हाँ, मैं थोड़ा स्लो चल लेता हूं, ठीक है भाई। अगर मैं आपसे बात करता हूं, जिसे मान लो मैंने कहा ये बोतल है मेरे सामने, ठीक है भाई। अगर ये मेरे सामने बोतल है और मैं इस पर ऐसे करने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप ये बताइए, मैंने इस पर ऐसे करा, दबाया, तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आना चाह रही है। किसकी वजह से? आप बोलेंगे इनर्शिया के गुण की वजह से। मतलब क्या है, कोई भी वस्तु अपने अंदर परिवर्तन होने का क्या करती है, विरोध करती है। जैसे अगर मैं आपसे बात करता हूं, जिस वस्तु का जितना ज्यादा द्रव्यमान होता है, जिस वस्तु का जितना ज्यादा मास होता है, द्रव्यमान होता है, उस वस्तु के अंदर उतना ज्यादा जड़त्व का गुण होता है। बात समझ में आई नहीं आई? दोबारा बोलता हूं, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपसे कहा, अजीत चौहान जी जरा सुनिए मेरे प्यारे बच्चे। अजी, अगर मैं आपसे बात करता हूं, गणेश कुमार जी थोड़ा सा रुक जाइए। मैंने आपसे कहा कि सर मेरे सामने अगर किसी भी वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा, तो आप बोलेंगे उस वस्तु के अंदर जड़त्व का गुण भी क्या होगा, ज्यादा होगा। आप बोलोगे यस सर भाई। यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं, एक छोटा सा क्वेश्चन दिखाता हूं और ध्यान से सुनिएगा सभी प्यारे बच्चे। सर मैंने आपसे कहा, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर ये है, जो भी आपके सामने इर्रेगुलर लगे हुए हैं, ये हो गया मेरे भैया क्वेश्चन नंबर 1। चलो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करिए। यदि ए और बी आपके सामने दो वस्तुएं हैं जिनके द्रव्यमान 6 केजी और 34 केजी हैं, तो आप मुझे बताइए किसका जड़त्व का गुण ज्यादा होगा। करो मेरे भाई, हां जी करिए। इसी के बाद न्यूटन का प्रथम नियम आया था। सबसे पहले जड़त्व का गुण आया था, फिर हमारे सामने न्यूटन का प्रथम नियम आया था और उसी को हमने जड़त्व के नियम से कोरिलेट करा था। ठीक है मेरे भाई, चलिए आप मुझे यह बताइए, दो वस्तुएं हैं ए और बी। ए का द्रव्यमान कितना है? आप बोलेंगे 6 केजी। बी का द्रव्यमान कितना है? 34 केजी। इस स्थिति में आप मुझे यह बताइए किस वस्तु का जड़त्व का गुण ज्यादा है। हाँ जी, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चे। गुलशन जी, सोनू जी, मनीष जी, सुरेंद्र जी, रमन जी, यश जी, सभी मेरे साथियों का आंसर आ रहा है और शानदार मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी का आंसर आएगा। आप बोलेंगे बी हैज मोर इनर्शिया देन दी, यानी कि बी का जड़त्व ए से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जिन प्यारे साथियों का यहां पर आपके सामने बी आंसर आता है, उनका आंसर एकदम ठीक है मेरे भाई। बोलो मजा आया नहीं आया? मैंने आपसे कहा रुको रुको मेरे भाई, मैं आपसे एमसीक्यू भी कराऊंगा, पर थोड़ा सा रुक के मेरे भाई। हाँ जी, बी आंसर जिन प्यारे साथियों का आता है, उनका आंसर एकदम ठीक है भाई। आगे बढ़े। अगला अगर मैं आपसे बात करूं, अभी हम जड़त्व के प्रकार की भी बात करेंगे, ये सब बात करेंगे, पर आपको जरा ध्यान से सुनना है। इस क्वेश्चन का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 2, आज की स्क्रीन का क्वेश्चन नंबर 2 मेरे भाई, चलो करो। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे सभी प्यारे बच्चे। जड़त्व के आधार पर आपको यह बताना है, ठीक है,
आधार पर निम्नलिखित पिंडों के घटते क्रम की व्यवस्था करनी है। एक तो बाईसाइकिल है, एक ट्रक है, एक कार है, एक मोटर बाइक है। इन सब में सबसे ज्यादा जिसका जड़त्व होगा उसे इधर रखिए और जिसका सबसे कम होगा उसे इधर इधर रखिए। बताइए, सबसे ज्यादा वाले को आपको लेफ्ट हैंड साइड रखना है और सबसे कम वाले को, जिसका सबसे कम जड़त्व होगा, उसको आपको राइट हैंड साइड रखना है। करिए मेरे भाई। भाई अभी मुझे ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है गणेश कुमार जी, थोड़ा सा रुकिए मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको हर एक डेट चीज बताऊंगा मेरे भाई। बोलिए सर सबसे ज्यादा किसका होगा? ध्यान से पढ़िए सोनू जी, ध्यान से पढ़िए। बहुत बढ़िया, बाकी लोगों ने आंसर सही दिया है। हाँ जी सुरेंद्र भैया जी, आप भी ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए। उसने कहा सबसे ज्यादा जड़त्व का गुण किसमें है ये बताइए, और सबसे घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। घटता हुआ क्रम लिखना है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। इन सब में सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका? आप बोलेंगे ट्रक का, तो ट्रक पहले नंबर पर आएगा। सबसे कम द्रव्यमान किसका? साइकिल का, साइकिल टू व्हीलर इधर जाएगी। दूसरे नंबर पर कार ज्यादा भारी होगी मोटरसाइकिल से। फिर सबसे कम भारी कौन होगी? बाईसाइकिल। तो जिन प्यारे साथियों का यहां पर ए आंसर आता है उनका आंसर एकदम ठीक है मेरे भाई। हाँ जी ए आंसर यहां पर एकदम ठीक है भाई। जय श्री राम भैया, जय श्री राम। चलिए भाई सी आंसर क्यों दे रहे हो आप लोग, ये बताओ यार। सी में घटता हुआ क्रम सबसे ज्यादा, भाई ये बड़ा है, ये बड़ा साइन, ये कैसे हो जाएगा मेरे भाई? बड़ा तो सबसे ज्यादा ट्रक का होता है, तो ट्रक पहले आएगा ना। सबसे कम किसका होगा? साइकिल का, तो साइकिल उधर जाएगी मेरे भाई। तो जो आंसर सी दे रहे हैं ना वो थोड़ी सी गलती ये कर रहे हैं आप भैया। साइन अगर ऐसा होता तो आपका सी आंसर हो जाता। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद है आपको ये चीज भी क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर दीजिए मेरे प्यारे बच्चे। हाँ जी इसका आंसर देंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए। व्हेन वी मेक अ शार्प टर्न at a high speed we slip to one side of the seat, this is because of, किसके कारण होता है ये बताइए। आयुष सिंह जी भैया, आपको अगर टेलीग्राम ज्वाइन करना है मैं आपको बता देता हूं, जो भी बच्चे हैं वो आप अपना पहले मतलब हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें, आपको मिल जाएगा मेरे भाई। आपके लिए ही तो है ये सारी चीजें, और किसके लिए होंगी मेरे भाई? हाँ जी भाई किसके लिए है? सब हमारी मेहनत जो है वो सब आपके लिए ही है मेरे प्यारे बच्चे, है ना। हाँ जी प्रजापति अंशु जी जरा ध्यान से सुनिए, बाकी लोगों ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। वेरी गुड, सभी का 90% लोगों का आंसर सही है। ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ द बॉडी, हम अपने इनर्शिया के कारण क्या होते हैं? दूसरी तरफ खिसक जाते हैं। यहीं से न्यूटन का प्रथम नियम निकल कर आता है, गति का प्रथम नियम, जिसको हम किस नाम से जानते हैं मेरे प्यारे बच्चे? जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। किसका नियम बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे? जड़त्व का नियम। प्रथम नियम क्या कहता है? यदि कोई वस्तु विराम या एक समान रूप से गतिमान है, ये तो सबको याद होगा मेरे भाई, तो वह उसी अवस्था में रहना चाहती है जब तक, हाँ जी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगा दिया जाए। बात समझ में आ रही नहीं है? बल
ना लगा दिया जाए। कितने मेरे प्यारे बच्चों को यह बात क्लियर है? अरे मेरे भाई योगेंद्र सैनी जी, चलिए भाई हमारे सामने लिखिएगा, इंग्लिश में भी लिखते हुए चलिए कि इफ ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन, remain at the same position until and unless some external force is applied on it। जब तक कि आप उस पर क्या ना लगा दें, एक बाह्य बल ना लगा दें। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, अगर इनर्शिया की बात करी जाएगी तो इनर्शिया जो है वो कितने प्रकार का होता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। जड़त्व जो होता है वो आपके कितने प्रकार का होता है? आप बोलेंगे 3 प्रकार का। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चे। इनर्शिया यानी कि जड़त्व जो होता है वो आपका कितने प्रकार का होता है? आप बोलेंगे 3 प्रकार का। एक तो इनर्शिया ऑफ द रेस्ट, मतलब विराम का जड़त्व। एक किसका होता है? मोशन का जड़त्व, यानी कि गति का जड़त्व। और एक किसका होता है मेरे प्यारे बच्चे? दिशा का जड़त्व। किसका होता है मेरे प्यारे बच्चे? डायरेक्शन के बेसिस पर होता है, डायरेक्शन के बेसिस पर। क्या मेरी बात सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है? हां जी, 3 प्रकार का होता है। हां जी, नेवी एमआर की ही बात कर रहे हैं राहुल भैया जी। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, अब जरा ध्यान से सुनिएगा सभी प्यारे बच्चे। मैंने आपसे कहा, हां जी, कि अगर आपसे कहा जाएगा विराम का जड़त्व कौन सा होता है, यह पूछ ले भाई। आपने देखा होगा अचानक से, मैं इसका उदाहरण दे रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा, और आता है आपके एग्जाम में। अचानक से गाड़ी चलने पर हमारा ऊपरी भाग पीछे की ओर क्या हो जाता है? खिंच जाता है। किसके कारण? आप बोलेंगे विराम के जड़त्व के कारण। यानी कि आप बोलिए मेरे प्यारे बच्चे, है ना, व्हेन अ कार सडन स्टार्ट, देन upper part of the body है ना, बेंड फेर बैकवर्ड, मतलब पीछे की ओर झुक जाती है। ऐसा क्यों होता है? मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि भाई मैं गाड़ी पर बैठा हूं, ठीक है भाई। अगर मैं गाड़ी पर बैठा हूं, गाड़ी फटाक जैसी चली, तो मैं क्या होता हूं? मेरा जो नीचे वाला हिस्सा है ना, ये जो मेरा नीचे वाला हिस्सा है, ये तो इसके साथ रेस्ट पर है, ये इसके साथ, है ना, ये तो इसको गति में लेने चलता है। पर ऊपर वाला कैसी अवस्था में रहना चाहता है? रेस्ट पर ही रहना चाहता है, जिसकी वजह से हम क्या होते हैं? पीछे की तरफ ऐसे करके ढुकल जाते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई? हाँ जी, मैंने आपको विनेश राजपूत जी, मैंने आपको उसमें बताया है, जब डेमो क्लासेस ली हैं वहां मैंने आपको सिलेबस सब कुछ बताया है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है भाई। हाँ जी, मैंने ये भी बताया है आपको साइंस के कितने क्वेश्चंस आते हैं। साइंस के करीब आपके 12 क्वेश्चन से 13 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, पहले मुझे ये बताओ फटाफट से थम्स अप करके, कितने मेरे प्यारे बच्चों को रेस्ट वाली कहानी समझ में आई है? हाँ, एक बार सभी प्यारे बच्चे फटाफट से थम्स अप करो
कितने मेरे प्यारे बच्चों को ये रेस्ट वाली कहानी समझ में आती है? भाई अगर आपने देखा होगा कि हमारे सामने गाड़ी सडन रूप से स्टार्ट होती है, मैं ऐसे करके पीछे की तरफ धकेल जाता हूं, है ना, तो ये किसके कारण होता है? आप बोलेंगे ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ द रेस्ट। आपने देखा होगा एक चलती हुई गाड़ी पर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक चलती हुई गाड़ी पर अचानक से ब्रेक लगाने पर, अचानक से ब्रेक लगाने पर हमारा ऊपरी भाग आगे की ओर झुक जाता है। तो ये किसके कारण होता है मेरे भाई? आप बोलेंगे इनर्शिया ऑफ द मोशन के कारण होता है। किसके कारण होता है मेरे प्यारे बच्चे? इनर्शिया ऑफ द मोशन के कारण होता है। नोट भी करना है और साथ साथ पढ़ना भी है, यही तो कला है मेरे भाई, यही तो आपका सिलेक्शन कराएगी। अब सर मैं नोट करूं पढ़ूं, भाई दोनों काम एक साथ करने हैं। नोट भी करते रहिए और साथ साथ पढ़ते भी रहिए, समझते भी रहिए, ठीक है भाई? हाँ जी, आप बोलेंगे सर व्हेन वी अप्लाई सडन ब्रेक on moving car, then we bend forward। तो हम क्या होते हैं? आगे की तरफ क्या हो जाते हैं? झुक जाते हैं। ये किसके कारण होता है? आप बोलेंगे ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ द मोशन के ही कारण होता है। अच्छा, दिशा का जड़त्व तो मैंने अभी आपको बताया ही मेरे भाई। आपने देखा होगा एक तीव्र मोड़ लेने पर, है ना, ये मैंने अभी आपको इसका क्वेश्चन कराया मेरे भाई, तीव्र मोड़ लेने पर, है ना, मोड़ लेने पर व्यक्ति का एक और खिसक जाना किसके कारण होता है? आप बोलेंगे दिशा के जड़त्व खिसक जाना किसके कारण होता है? ये आपका इनर्शिया ऑफ द डायरेक्शन के कारण होता है। यानी कि आप बोलेंगे व्हाइल टेकिंग शार्प टर्न वी शार्प टर्न वी बेंड वन साइड ऑफ द सीट। हम उसके एक साइड क्या हो जाते हैं? झुक जाते हैं। क्या मेरी बात सभी प्यारे बच्चों को समझ में आती है? यस और नो? थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे बच्चे। सुरेंद्र जी, प्रेम साहू जी, थैंक यू वेरी मच भाई। क्लियर है भाई? हाँ जी। कितने मेरे प्यारे बच्चों को यहां तक कहानी एकदम क्लियर है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ आपको समझ में आ जाना चाहिए मेरे भाई। हाँ जी, आपको और भी उदाहरण दे सकता हूं, ऐसा नहीं है ये उदाहरण, है ना। आपने देखा होगा डस्टिंग ऑफ द मैट की बात करो, है ना, डस्टिंग ऑफ मैट की बात करो, जैसे आपने देखा होगा कि एक आप डंडे से पीटिए इसको, है ना, तो इसके धूल के कण क्या हो जाते हैं? विराम अवस्था से मोशन पर आ जाते हैं। क्या मेरी बात आपको समझ में आती है? यस और नो? राहुल भैया जी, आप डरिए नहीं, मैं आपसे कहता हूं मेरे प्यारे बच्चे, डर के आगे कहानी अगली जीत होती है। कहानी एकदम क्लियर है। वेरी गुड भैया। रमन वंसल जी, शानदार मेरे भाई, जबरदस्त। क्लियर है? सोनू जी अभी एसएससी कहां करवाती है मेरे भाई? नमन गोस्वामी जी क्लियर है। विनीत जी, नीत जी बहुत बढ़िया। इमरान अली जी, सभी प्यारे साथियों को यहां तक चीजें एकदम क्लियर हैं। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता है, ये किसके कारण होता है? चलो,
क्वेश्चन नंबर 4, फिर मैं आपके न्यूटन के द्वितीय नियम की तरफ बढ़ूंगा। चलो करिए मेरे प्यारे बच्चे। मेहनत करिए मेरे प्यारे बच्चे। राहुल जी, मैं आपसे यही कहूंगा मेरे प्यारे साथी, है ना। तीन तीन चार चार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं मेरे भाई। आप मुझे ये बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। अच्छा, जब कोई बस अचानक से चलती है तो यात्री पीछे की ओर धकेल जाते हैं ड्यू टू द न्यूटन के आपके प्रथम नियम के अकॉर्डिंग। कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाई। आ जाइए अगली हेडिंग की तरफ, जिसका नाम होगा न्यूटन की गति का दूसरा नियम। चलिए मेरे प्यारे बच्चे फटाफट से हेडिंग जमा लीजिए। हाँ जी, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या कहता है सर? संवेग में परिवर्तन की दर। संवेग में, संवेग क्या होता है अभी बताते हैं। द्रव्यमान गुणा वेग को बोलते हैं वैसे तो। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आगे बढ़ाएंगे। संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के बराबर, या कहीं कहीं आपको अनुक्रमानुपाती भी देखने को मिलेगा, है ना। कहीं कहीं आपको अनुक्रमानुपाती बराबर होती है। यानी कि मैं लिखूंगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। किसके बराबर होती है? अप्लाइड फोर्स के बराबर होती है। सर संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग को हम बोलते हैं द्रव्यमान गुणा वेग। संवेग को P से प्रदर्शित करते हैं और यह किसके बराबर होता है? द्रव्यमान गुणा वेग के बराबर होता है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो नोट करिए। संवेग किसके बराबर होता है? सर द्रव्यमान गुणा वेग के बराबर होता है। कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाई। अच्छा, यानी कि जब भी दर की बात करी जाएगी, संवेग में परिवर्तन, तो आप समझ जाइए उसको समय से डिवाइड करना है। दर का मतलब क्या होता है? समय से डिवाइड करना। किससे डिवाइड करना मेरे भाई? समय से डिवाइड करना। जैसे संवेग में परिवर्तन क्या हुआ? डेल्टा पी अपॉन में क्या लिखा? टी। किसके बराबर होती है? संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के क्या होती है? बराबर होती है। हमने कहा बहुत बढ़िया। सर अब मैं P को क्या लिखूंगा? आप बोलेंगे द्रव्यमान गुणा वेग। कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाई। अच्छा, तो जब मैं इसको द्रव्यमान गुणा वेग लिखूंगा और अपॉन में क्या लिखूंगा? T, तो यहां से आपको क्या कहानी देखने को मिलेगी? आप बोलोगे सर द्रव्यमान कांस्टेंट है तो बाहर लीजिए। वेग में परिवर्तन बटा के समय, वेग में परिवर्तन बटा के समय ये किसके बराबर होगा? त्वरण के बराबर। ये मैंने आपको बताया भी है मेरे भाई। जब मैंने आपको यूनिट बताई थी तो F बराबर ma कहां से मिलता है? अगर आपसे कोई पूछने लग जाए कि भैया F बराबर ma कहां से मिलता है, आप बोलेंगे गति के दूसरे नियम से मिलता है। m क्या होता है यहां पर? द्रव्यमान। सर m होता है द्रव्यमान और a क्या होता है यहां पर? त्वरण के बराबर होता है। कितने मेरे प्यारे बच्चों को यह डेफिनेशन समझ में आ गई है? हाँ जी, कितने मेरे प्यारे बच्चों को यह डेफिनेशन समझ में आई है? बाकी अभी हम आपको एमसीक्यू भी कराएंगे, बहुत सारी कहानी बताएंगे, पर जरा एक बार फटाफट से थम्सअप तो करो मेरे प्यारे शेरों। हाँ जी सर, हमारे सामने अगर आपसे कोई पूछने लग जाए, गणेश कुमार भैया जी जो भी होगा, टोटल मिला के साइंस के करीब ऐसे आते हैं 12 से 13 क्वेश्चन, और 12 से 13 मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई। 25 आते हैं साइंस और उसके मिला के, ठीक है। अब वो वेरी करते रहते हैं।
वैरी करते रहते हैं, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम। फिजिक्स के 5 आ जाते हैं, केमिस्ट्री के 3 ही आए, ऐसा भी हो सकता है। केमिस्ट्री के 4 पूछ लिए, केमिस्ट्री फिजिक्स के भी 4 पूछ लिए, ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है भाई, चलो। सर हमारे सामने अगर आपसे बात करी जाएगी तो आप मुझे ये बताइए, है ना, सर एफ किसके बराबर आया? आप बोलेंगे संवेग में परिवर्तन बटा के समय के बराबर आया। किसके बराबर आया है मेरे प्यारे बच्चे? संवेग में परिवर्तन बटा के किसके बराबर आता है? समय के बराबर आता है। यह बात तो सभी प्यारे साथियों को क्लियर होनी चाहिए। एफ से क्या होता है आप सुनते हैं सर, एफ को बोला जाता है बल। यहीं से हमें क्या मिला था? एफ बराबर एम इंटू ए, यानी कि जिस डायरेक्शन में त्वरण होगा उसी डायरेक्शन में बल भी होगा। ठीक है मेरे भाई, हाँ जी, ये बात क्लियर है? यस और नो? बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, आप मुझे ये बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर कोई कर सकता है? चलाओ, इस क्वेश्चन का कोई भी आंसर करके दिखाए भाई। आपको डेफिनेशन से ही क्वेश्चन है मेरे भाई। चलिए, नंबर जो भी है, संवेग में परिवर्तन निम्न में से किसके द्वारा दिया जाता है? करो मेरे भाई। 13 आते हैं बिल्कुल मेरे भाई, बताओ फटाफट से बताएंगे, संवेग में परिवर्तन किसके द्वारा दिया जाता है? रमन बंसल जी मेरे भाई, आप बोलेंगे, एक बार और बता देता हूं क्वेश्चन की सहायता से, आ जाओ। सर हमें पता है संवेग में परिवर्तन बटा के समय किसके बराबर होता है? बल के। भाई ये तो बात आपको समझ में आनी चाहिए ना यार। संवेग में परिवर्तन, इसको बोलते हैं डेल्टा पी। मुझसे बोलिए क्या बोलते हैं? डेल्टा पी। संवेग में परिवर्तन बटा के क्या है? समय, किसके बराबर है? बल के। उसने कहा कि संवेग में परिवर्तन किसके द्वारा दिया जा सकता है, तो लिख लो मेरे भाई, संवेग में परिवर्तन किसके बराबर आ जाएगा? आप बोल दीजिए समय का उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, बल गुणा समय के बराबर। यानी कि आंसर कौन सा आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? बी आंसर यहां पर सही आता है। और भी तो बच्चे आंसर दे रहे हैं मेरे भाई, है ना, बहुत सारे बच्चों ने आंसर सही दिया है, बल गुणा समय के बराबर। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, भाई ऐसे ही चीजें समझ में आनी चाहिए मेरे भाई। अच्छा, अगर आपने देखा हो, अगर आपसे ये पूछ ले, क्वेश्चन नंबर 13, किसी पिंड के बल और त्वरण के बीच में संबंध किसके द्वारा दिया जाता है? बताओ मेरे भाई। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ और फोर्थ लॉ, ये भी पूछ लिया। फोर्थ लॉ तो आज तक, फोर्थ लॉ कोई लगा भी मत दीजिएगा मेरे भाई। किसका आंसर आया मेरे भाई? बहुत बढ़िया, आप सभी का आंसर आएगा भाई। हमने पढ़ा अभी न्यूटन का सेकंड लॉ जो होता है, यानी कि द्वितीय नियम क्या कहता है? F बराबर एम ए। द्रव्यमान और त्वरण के बीच में संबंध कौन देता है? न्यूटन का द्वितीय नियम ही देता है मेरे भाई। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है भाई? हाँ जी,
अगर मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन की और बात करूं, ये क्वेश्चन भी पूछता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार लगाइए मेरे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन पर, इस क्वेश्चन पर स्टार लगाइए। आपने देखा होता है, मैं यहीं पर एग्जांपल की सहायता से ही आपको बता देता हूं, है ना, एक क्रिकेट मैच में, है ना, तेज गति से आती गेंद को पकड़ते समय जमीन पर खड़ा एक क्षेत्र रक्षक गतिमान गेंद के साथ अपने हाथों को पीछे की ओर घसीटता है ताकि वेग शून्य हो जाए। ये किसका नियम का उदाहरण है? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, थर्ड लॉ, सेकंड लॉ, या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? इसका आंसर करें मेरे प्यारे बच्चे। हाँ जी, आपने देखा होगा जैसे एक क्रिकेटर होता है, एक फील्डर होता है, जब वो कैच करता है बॉल को तो वो अपने हाथ को पीछे की तरफ धकेलता है, तो वो किसके कारण होता है? ताकि वो उसके संवेग को कम कर सके। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या कहा, ये आपका न्यूटन का दूसरे गति का ही उदाहरण होता है, ताकि क्या कर सके वो मेरे प्यारे बच्चे, संवेग को क्या कर सके, कम कर सके, संवेग को कम कर सके। मोमेंटम को आपको बढ़ाना हो चाहे घटाना हो, है ना, संवेग को कम कर सके, मतलब माइनस में। जहां पर भी संवेग वाली बात आएगी तो आप बोलेंगे सर इसको हम न्यूटन का सेकंड लॉ बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, आपने स्प्रिंटर देखा, एक स्प्रिंटर देखा, स्प्रिंटर, है ना, एथलीट, मान लो एथलीट, एक एथलीट के बारे में अगर बात करी जाएगी, हाँ, कि एक धावक जो होता है वो दौड़ने से पहले अपनी बॉडी को पीछे की तरफ धकेलता है, ऐसे करके आपने देखा होगा, है ना। एक धावक क्या होता है, दौड़ने से पहले अपनी गति को पीछे की तरफ ऐसे करके चीता देखा है ना, चीता, हाँ, चीता क्या करता है, शिकार करने से पहले अपने आप को पीछे की तरफ धकेलता है ताकि वो ज्यादा से अच्छी जंप लगा सके। तो ये भी किसके कारण होता है ना, धावक दौड़ने से पहले अपनी शरीर को पीछे की ओर खींचता है। किसके कारण मेरे भाई? न्यूटन के दूसरे नियम के कारण, दूसरे नियम के कारण, ताकि वो संवेग ग्रहण कर सके, मोमेंटम गेन कर सके। क्या कर सके मेरे भाई? मोमेंटम गेन कर सके। बात समझ में आई नहीं आई? अच्छा, अगर आपको मेरी बात समझ में आ जाती है तो फिर हम आपके एक दो क्वेश्चंस कराते हैं। और पहले मैं आपको तीसरे क्वेश्चन का करा देता हूं, तीसरा लॉ, फिर मैं आपको मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा भाई, ठीक है ना। फिर मैं आपको एक मिक्स क्वेश्चन करा दूंगा अगर आपको चीजें क्लियर हो जाती हैं। चलिए, अगली हेडिंग डालिए, न्यूटन का तृतीय नियम, गति का तीसरा नियम। पहले हम फटाफट से 5 मिनट इसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम कम से कम 10 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है मेरे भाई? हाँ जी, फिर उसके बाद हम 10 क्वेश्चन करते हैं। इसी को हम और किस नाम से जानते हैं, बोलिए फटाफट से? क्रिया प्रतिक्रिया नियम के नाम से जानते हैं। पहला पॉइंट तो यही लिखिए। ये कहती है मेरे भाई, एक वस्तु दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाती है, भाई ये स्टेटमेंट आप अपने आप लिखेंगे, एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बी पर अगर एफ बल लगाती है तो बी वस्तु भी पहली वस्तु पर कितना बल लगाएगी? एफ ही बल लगाएगी, पर कौन सी दिशा में लगाएगी? विपरीत दिशा में लगाती है। क्या मेरी बात क्लियर है? ये सुनो, मतलब क्या है, मैं लिख देता हूं मेरे प्यारे बच्चे। एक वस्तु द्वारा लगाया गया बल, है ना, दूसरी वस्तु द्वारा उस पर लगाए गए बल के बराबर होता है।
क्या मेरी बात क्लियर है? ये सुनो, ये कहानी कब होती है मेरे भाई? हाँ जी, आप बोलेंगे सर इसको बोला जाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अगर आपसे पूछा जाए कि सर इस स्थिति में कुल बल जो सिस्टम पर, यानी कि इस सिस्टम पर दोनों पर कुल बल किसके बराबर होगा, अगर कोई ये पूछने लग जाए तो आपका आंसर होगा 0। यानी कि नेट फोर्स ऑन दी बोथ बॉडी किसके बराबर होगा मेरे प्यारे बच्चे? 0 के बराबर होता है। कोई दिक्कत मेरे भाई? हाँ जी, किसके बराबर होता है? नेट फोर्स ऑन द बॉडी, दोनों वस्तुओं पर लगने वाला जो बल होता है वो आपका 0 के बराबर होता है। मतलब क्या है? अगर एक वस्तु दूसरी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर कितने न्यूटन का बल लगाएगी? 5 का। पर वो कौन सी दिशा में लगाएगी? विपरीत दिशा में लगाती है। किसी वस्तु द्वारा लगाया गया बल दूसरी वस्तु द्वारा उस पर लगाए गए बल के क्या होता है? बराबर होता है। कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाई? हाँ जी, कल नहीं होगी मेरे प्यारे बच्चे क्लास, मंडे होगी अब आपकी क्लास, ठीक है जी। अच्छा, अगर कोई आपसे यह पूछने लग जाए कि सर इस स्थिति में, जैसे मान लो, मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं, पहले मैं उदाहरण देता हूं मेरे भाई, चलो मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराऊं मेरे भाई। अगर कोई आपसे पूछने लग जाए इसमें प्रत्येक बॉडी कैसी होती है? अनबैलेंस। एक वस्तु सिंगल बॉडी कैसी होती है? अनबैलेंस। सिंगल बॉडी कैसी होती है? अनबैलेंस। मतलब उस पर नेट फोर्स का मान 0 नहीं होता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर बताता हूं। जैसे मान लो सर एक वस्तु ये है और दूसरी वस्तु ये है, ठीक है मेरे भाई। आपने कहा इन दोनों पर लगने वाला कुल बल का मान कितना है? आप बोलोगे 0। एक वस्तु ए जो है बी पर कितना बल लगाती है? आपने कहा 5 न्यूटन। बी वस्तु ए पर कितने न्यूटन का बल लगाती है? 5 न्यूटन। कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाई? अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि बी वस्तु को मैंने अलग कर लिया, ठीक है मेरे भाई, बी वस्तु को मैंने क्या कर लिया? अलग। इस पर कितने न्यूटन का बल लगा? 5 न्यूटन। ये थी बी वस्तु। क्या बी वस्तु पर सिंगल बॉडी पर मतलब एक वस्तु पर लगने वाला सिंगल बॉडी पर कुल बल का मान 0 है क्या? आप बोलेंगे नहीं सर। यहां पर ये नेट फोर्स कितना है? नॉट इक्वल टू 0 के बराबर है। बात समझ में आती है? यस और नो? यानी कि न्यूटन का तृतीय नियम यही कहता है कि इसमें दोनों वस्तुएं तो बैलेंस होती हैं, पर एक वस्तु अपने आप में कैसी होती है? अनबैलेंस होती है। सिंगल बॉडी अपने आप में बैलेंस्ड होती है, अनबैलेंस होती है। मतलब अनबैलेंस का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चे? असंतुलित होती है, ऐसा बोल दीजिए। अनबैलेंस का मतलब असंतुलित। दोनों वस्तुएं आपस में मिलाकर रखी जाएंगी तो कैसी होंगी? बैलेंस होगी। कैसी होंगी मेरे प्यारे बच्चे? बैलेंस। मतलब आप बोलेंगे होगी भैया संतुलित। कैसी होगी मेरे प्यारे बच्चे? संतुलित। आइए, अच्छा अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूं मेरे प्यारे बच्चे। आओ, क्वेश्चन नंबर 10 का उदाहरण दो मेरे भाई। पक्षी का उड़ना न्यूटन के किस परिणाम का उदाहरण है? 5-7 मिनट, अब हम कम से कम 10 क्वेश्चन करेंगे मेरे भाई, ठीक है? चलिए करिए सभी प्यारे बच्चे। पक्षी का उड़ना किस बात पर आधारित होता है? बोलिए, सभी प्यारे साथी आंसर देंगे। यहां पर कौन सा आंसर सही है मेरे प्यारे बच्चे? आंसर कौन सा हो जाएगा? अगेन यहां पर आंसर होगा सी।
मतलब जब पक्षी उड़ेगा तो उसने एक एक्शन करा और नीचे से क्या हुआ, रिएक्शन, जिसकी वजह से वो क्या होता है, उड़ पाता है। पक्षी का उड़ना किस न्यूटन के किस नियम पर आधारित होता है, आप बोलेंगे न्यूटन के तृतीय नियम का ही उदाहरण होता है। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, अगर आपसे बात करी जाए, रॉकेट इंजन की बात करी जाए, आ जाओ। आपने देखा होगा रॉकेट उड़ाते हैं, रॉकेट, है ना, ऐसे करके धाए ऐसी। अगर रॉकेट उड़ाया तो वो आपका किस नियम पर आधारित है, ये भी बताइए मेरे भाई। यही पूछते हैं ऐसे ही क्वेश्चन मेरे भाई। रॉकेट इंजन जो होता है वो न्यूटन के कौन से नियम पर आधारित होता है, रॉकेट इंजन। अगेन आपका आंसर क्या होगा भैया, न्यूटन के थर्ड लॉ पर ही आधारित होता है। इसने क्या करा, एक्शन, फ्यूल जला तो एक्शन हुआ और नीचे से धरती ने लगाया रिएक्शन, मतलब आपने कोई क्रिया करी और धरती ने आपके ऊपर क्या कर दी, प्रतिक्रिया, जिसको हमने क्या बोला, रिएक्शन। क्या बोला मेरे प्यारे बच्चे, रिएक्शन। क्या मेरी बात क्लियर है। अच्छा, अगला आइए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आइए। जब हम एक पानी में खड़ी नाव में कूदते हैं तो वह किस दिशा में गति करती है, बोलो। आपने इस चीज को फील करा, बोलो भाई। मैं एक पानी की नाव थी, मैं उस पर ऐसे करके जंप मारा तो वो नाव कहां पर जाती है। आपने कोई एक्शन करा, मतलब आपने कोई क्रिया करी तो उसकी प्रतिक्रिया कहां पर होगी, ये पूछना चाहता है। करो मेरे भाई आंसर करिए, मेरे प्यारे शेर आंसर करिए भैया। हाँ जी, वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चे, शानदार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। सौरभ कुशवाहा जी थोड़ा और सोचिए। वेरी गुड प्रेम साहा जी, वेरी गुड। कुलेश्वर जी नहीं, आगे की तरफ नहीं जाती है। अगर हम बात करेंगे ना, तो आपने खड़ी नाव पर जब हम कूदते हैं तो वो पीछे की तरफ जाने की कोशिश करती है। कहां पर जाने की कोशिश करती है मेरे भैया, पीछे की तरफ। आंसर होगा भैया यहां पर डी आंसर। वेरी गुड भाई, शानदार। अब आना चाहिए मजा मेरे भाई। अच्छा, और बताएं, इसका आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करो। सारे उदाहरण दे दिए मैंने आपके, मोस्टली 80% के समथिंग मैंने आपके एमसीक्यू यहीं पर करा दिए मेरे भाई। चलो, बाकी के 20% आप अपने आप प्रैक्टिस करिए, कुछ मॉक टेस्ट में देखिए, ठीक है ना भाई। चलिए, इसका आंसर करिए। न्यूटन के निम्नलिखित में से कौन सा नियम गोली चलने पर बंदूक के पीछे हटने की व्याख्या करता है। आपने गोली चलाई धाए जैसी, है ना, नहीं, कल क्लास नहीं चलेगा, मंडे में चलेगा मेरे भाई। अब मंडे को होगी क्लास नेक्स्ट। क्लास नेक्स्ट जो होगी वो आपकी मंडे को होगी। जब तक आप इतना रिवाइज करके रखिएगा, मंडे को हम फोर्स पढ़ाएंगे, फोर्स। अभी हमारा दूसरा यूनिट ही चल रहा है, यूनिट नंबर 2, ठीक है ना मेरे भाई। चलिए, आपने गोली चलाई धाए जैसी, आपका हाथ लगा पीछे की तरफ। सर किसके कारण, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के कारण। वेरी इजी मेरे भाई। अच्छा, इसका आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 19 का थोड़ा दिमाग लगाइएगा, आराम से आंसर करिएगा। अब मैं आपको मिक्स करा रहा हूं, फटाफट से बोलिए। एक सीट बेल्ट का काम क्या होता है, आप मुझे ये बताओ भाई। सीट बेल्ट हमारे सामने क्या काम होता है। अगर आप ये देखें, सीट बेल्ट की बात करें, आपने ये देखा होगा सीट बेल्ट की अगर आप बात करते हैं तो क्या होता है, अगर सीट बेल्ट क्या करती है, प्रोटेक्ट जैसी, ब्रेक लगा तो हमारा आगे का मोशन कम हो जाए, मतलब मेरा मुंह डेस्क बोर्ड पर ना लगे जाकर। मतलब आप बोलेंगे
सर मेरे आगे की गति को क्या करती है? धीमा करती है। आंसर इज डी। आंसर इज डी। मेक फॉरवर्ड मोशन फास्टर। फास्टर कैसे कर देगी मेरे भाई? मतलब समझ रहे हो? जो बी आंसर दे रहे हैं जरा ध्यान से सुनो, उनको उनकी सोच देखिए। उन्होंने कहा फॉरवर्ड मोशन को फास्टर कर देगी, मतलब आपका मुंह फटैक जैसी और लगेगा डेस्क पर। क्या मेरी बात क्लियर है? नहीं। आप बोलेंगे सर इस स्थिति में हमारे सामने फॉरवर्ड मोशन को क्या करती है? स्लो कर देती है, मतलब आगे वाले गति को क्या कर देती है? धीमा कर देती है। बोलो बात क्लियर, यस और नो? अच्छा, इसका आंसर करो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 23 का कर दीजिए मेरे भाई फटाफट से। जल्दी जल्दी आंसर करिए, बहुत जल्दी जल्दी। 2 मिनट और लूंगा फास्ट, बस 2 मिनट और मेरे भाई। अब आप ये बता दो मैंने कितने क्वेश्चन कराए हैं आपके सामने? कम से कम 15-20 तो क्वेश्चन कर दिए होंगे मेरे भाई। हाँ जी, 20 क्वेश्चन तो हमने पढ़ ही लिए होंगे मेरे भाई। बोलो। कालीन को डंडे से पीटा जाता है, धूल के कण निकलने लगते हैं, किस नियम पर आधारित होता है? बोलो बोलो बोलो। अभी आएगा, थोड़ा सा रुक जाइए। न्यूटन के गति का दूसरा पहला नियम कौन सा नियम हो गया मेरे प्यारे बच्चे? न्यूटन की गति का पहला नियम। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो। एक क्वेश्चन अगला दूंगा मेरे होमवर्क में इस क्वेश्चन के बाद। घोड़े द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी की गति भौतिकी के किस सिद्धांत पर आधारित होती है? ये बताइए। न्यूटन के तीसरे नियम। अब हमने न्यूटन के नियम ही पढ़ रहे हैं, तो इसमें तो फटैक जैसी आप आंसर लगा दोगे। सर आंसर कौन सा हो जाएगा? न्यूटन की गति का पहला तीसरा नियम। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, गाड़ी में मरघाट क्यों लगाए जाते हैं ये बताओ? कार के पहियों पर लगे मरघाट किस सिद्धांत पर आधारित कार्य करते हैं? हाँ जी, आपने देखा होगा पहिया होता है उस पर मरघाट लगा होता है ऐसे करके। इसका काम क्या होता है ये कहना चाहता है? मतलब विराम में लाना, डायरेक्शन प्रदान करना, गति प्रदान करना, या इनमें से कोई नहीं? बोलो मेरे भाई। आप बोलेंगे डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, इनर्शिया ऑफ द डायरेक्शन, मतलब एक पार्टिकुलर डायरेक्शन प्रदान करता है। क्या मेरी बात क्लियर है? यस और नो? अच्छा, अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई है तो सभी प्यारे बच्चे मुझे इस क्वेश्चन का आंसर मुझे होमवर्क में दे दीजिएगा। ठीक है भाई, चलिए ये आपका हो जाता है आज का होमवर्क, और सभी प्यारे बच्चे मुझे इस क्वेश्चन का आंसर होमवर्क में दे दीजिएगा। ठीक है भैया, ये हो गया होमवर्क नंबर 1, और ये हो गया भैया आपके सामने होमवर्क नंबर 2। ये हो गया आपका होमवर्क नंबर 2। अगला क्वेश्चन, मैंने आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं। सभी प्यारे साथी मुझे टेलीग्राम पर जरूर दीजिएगा, उम्मीद है आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है मेरे भाई, चलिए मिलते हैं प्यारे साथियों नेक्स्ट सेशन में आप लोगों के लिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, और जरूर पढ़िए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाकी की कहानी आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।